तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के आने वाले एग्ज़ाम यानी फ्यूचर में आएंगे जो भी एग्ज़ाम होंगे उसकी जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए आज पहली क्लास है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम ये जो पढ़ेंगे यहाँ से जो क्लासेज हमारी होंगी, इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम मतलब पढ़ रहे हैं तो कुछ मतलब हमें मिलेगा नहीं एग्ज़ाम में। देखिए, आप उत्तराखंड स्टेट के अगर एग्ज़ाम देंगे, कभी भी आने वाले फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम देंगे, इतिहास का जो पोर्शन है वो 10 से 12 नंबर देगा आपको, ठीक है। कंफर्म है, चाहे यूके ट्रिपल एससी कराए या यूके पीएससी कराए। यदि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो शुरुआत कर रहे हैं, वो आपको क्या देने वाला है, 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन। और हम इस पूरी सीरीज को बच्चों ऐसे डील करेंगे कि हम मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ कर सकें, कम से कम। मतलब हमारी कोशिश रहेगी। अब 3-4 नंबर तो आप मान के चलिए वो कहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन सब कुछ सही रहा तो 12 क्वेश्चन आएंगे तो 10 के समथिंग हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। सॉरी, तो हम लोगों का पहला प्लान होना चाहिए कि यार हम जो पढ़ रहे हैं कि उसमें से हम लोग स्कोर कर सकें, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, देखो फिलहाल ये जो क्लासेज हैं आपकी वो सिर्फ कब आएंगी, सैटरडे और संडे को, ठीक है। यानी सिर्फ सैटरडे और संडे को ये क्लासेज आएंगी। और 5 क्लासेस आपकी क्रैश कोर्स की चल रही हैं हफ्ते में। तो उस क्रैश कोर्स को जैसे ही 90 डेज का कंप्लीट हो जाएगा, हम यहाँ क्लास बढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, न्यू स्टूडेंट हो, न्यू बिगिनिंग है, न्यू प्रारंभ है, नई शुरुआत है, तो अदर सोर्स, मैं पहले कह रहा हूं, अगर कहीं और से पढ़ रहे हो यानी कोई और सोर्स है या बहुत ज़्यादा सोर्स है, तो फिर आप ना हौच-पौच मत हो जाना। यानी आप अगर इधर से भी पढ़ेंगे, उधर से भी, हर जगह से पढ़ेंगे तो आप खुद ही हौच-पौच हो जाएंगे। तो अगर आपका ब्रेन खाली है, माइंड खाली है, तो इसमें मैं चाहता हूं कि इनपुट जो डालो वो ऐसा डालो कि आपको एग्जाम क्रैक करने में 1 साल से ऊपर न लगे, जो भी आपके एग्जाम आए। लेकिन अगर आपने हौच-पौच कर दिया, कभी कुछ पढ़ रहे, कभी कुछ पढ़ ले, कभी कुछ पढ़ ले, तो जो पढ़ा है वो भी आपका अपना नहीं रहेगा, वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ क्या करना है, ध्यान से सुनना। फिलहाल मैंने क्या कहा था, कोई भी किताब नहीं लेनी है। यानी फिलहाल आपको किताब से क्या रहना है, दूर रहना है। यानी किताबें आपको फिलहाल नहीं लेनी है, ठीक है। उत्तराखंड पढ़ लो। हाँ, हल्का सा एक चीज कहूंगा, उत्तराखंड की परीक्षावाणी आप चाहो तो ले सकते हो। क्या ले सकते हो, उत्तराखंड की परीक्षावाणी की किताब आप ले सकते हो। उत्तराखंड परीक्षावाणी नाम से लेटेस्ट जो वर्जन है वो ले सकते हो। उसके अलावा फिलहाल कोई भी किताब नहीं लोगे, ठीक है। इसके साथ देखना, अब आप कहोगे सर सैटरडे संडे तो आप ही पढ़ाओगे उत्तराखंड हिस्ट्री, लेकिन हम लोग और दिन क्या करें। तो मेरी सलाह है, तो आप इसके साथ साथ प्लेलिस्ट, यूट्यूब चैनल, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में डिस्ट्रिक्ट सीरीज शुरू कर देना। यानी डिस्ट्रिक्ट सीरीज, जिला सीरीज शुरू कर देना। और देहरादून से लेके एंड आप लोगों को हरिद्वार में करना है। और इसको स्पीड मत पढ़ना, यानी एक पार्ट वन पार्ट करके पढ़ना, ताकि हमारा यहाँ इतिहास खत्म हो, आपका जिला सीरीज कंप्लीट हो जाए। जैसे ही उत्तराखंड के इतिहास के बाद उत्तराखंड का भूगोल में पढ़ाना शुरू करूंगा, तो आपके जिला सीरीज की वजह से वो भूगोल बहुत आपको क्या लगेगा, अच्छा, बहुत ज्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। नया प्रारंभ है, नया दिन है, नई शुरुआत है। हम कहां से शुरू करेंगे, उत्तराखंड हिस्ट्री से, ठीक है। उत्तराखंड हिस्ट्री से, ठीक है। और इसको बच्चों पढ़ना ऐसे है, ये मान के चलेंगे कि हम हर चीज जो भी पढ़ रहे हैं उससे हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। अब सबसे पहले देखना, कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो तो आपको बच्चों पहले ये, उस टाइम पे ना आप थे ना मैं था, तो ये जो इतिहास लिखा गया होगा इसका कोई ना कोई सोर्स रहा होगा। यानी बिना सोर्स के आप लोग इतिहास नहीं लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, आखिर इसका सोर्स क्या है। तो क्वेश्चन क्या आएगा ये भी साथ साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके पढ़े जा रहे हैं, पता ही नहीं कि वहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो हम जो पढ़ेंगे उसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। तो आप पहला टॉपिक लिखोगे, उत्तराखंड इतिहास के स्रोत लिखोगे। क्या लिखोगे, उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत। उत्तराखंड इतिहास के स्रोत, यानी अगर आप हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पढ़ते हैं तो इसके स्रोत क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, जिसके आधार पे हम ये कहते हैं कि हाँ, उत्तराखंड का जो इतिहास लिखा गया है कहीं ना कहीं से वो कोई ना कोई जगह से आया होगा, तो वो हमें पता होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन क्या आएगा,
क्वेश्चन क्या आएगा हम लोग धीरे धीरे साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। चंद भी आएगा, पवार भी आएगा, कत्यूरी वगैरह आएंगे, गोरखा शासन आएगा, ब्रिटिश रूल आएगा, हर चीज रूल आएगा। लेकिन सबसे पहले ये तो पता चले बच्चों की सोर्स क्या है। आप उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। देखना जैसे मैं बनाऊंगा उसी तरीके से आप लोगों के नोट्स बनने चाहिए, और जो जो मैं कहूंगा उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है, बहुत ज्यादा। पहला जो मेन सोर्स माना जाता है बच्चों, वो होता है साहित्य, यानी जो साहित्यिक स्रोत है, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई साहित्य होगा, लिटरेचर होगा, जिसमें किताबें होंगी, उसके अंदर कई बार ऐसी चीज़ें बताई गई होंगी जिससे हम ये रेफरेंस लेते हैं कि हाँ उत्तराखंड के इतिहास में इस समय की चीज़ें रही होंगी, ठीक है। अब साहित्य भी है, तो साहित्य के अंदर आप क्या क्या लोगे, देखो जैसे एक ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ये नाम इनका, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ गया क्या उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत साहित्य है या नहीं, आपको सीधे पता चल जाएगा। उसके अंदर ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर ही सबसे प्राचीन जो है वो ऋग्वेद है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देता है। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें आपके उत्तराखंड के इतिहास के बारे में ऋग्वेद से पता चलती है। आपने सप्त सिंधु प्रदेश का नाम सुना होगा, आपने सरस्वती नदी का नाम सुना होगा। उसी सरस्वती को पहले ये माना जाता कि अलकनंदा के लिए प्रयोग हुआ है, और आज भी आपने देखा होगा जहां पे अलकनंदा निकलती है उसके प्रारंभ में उसको सरस्वती नाम भी जाना जाता है, मैप में भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ऋग्वेद से हमारा क्या चलता है, इसका पता चलता है कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई सोर्स रहा होगा। ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद क्या है, प्राचीनतम है। अब बताना, अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया गया कि उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे प्राचीन क्या है, तो आप सीधे सीधे क्या बता दोगे, सबसे प्राचीन है भैया ऋग्वेद। किसने बताया कहोगे, मेरा नाम मत लेना, कहना कि ये है किताबों में हमने पढ़ा है। ब्राह्मण ग्रंथ है, तो सबसे पहला देखना साहित्यिक स्रोत में सबसे प्राचीन स्रोत क्या है उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के लिए, ऋग्वेद है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ, उसमें एक शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। क्या है, शतपथ, ये सब साहित्यिक स्रोत है। ब्राह्मण ये भी उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी देता है, और ये जो है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है, यानी जब वैदिक पीरियड खत्म हो गया उसके बाद ये लिखा गया था, उत्तर वैदिक ग्रंथ है। तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि साहित्यिक स्रोत के अंदर एक ऋग्वेद आता है, शतपथ ब्राह्मण आता है। इसी प्रकार से जो अगली चीज आती है बच्चों, वो आती है महाभारत। कहीं ना कहीं आपको महाभारत से भी क्या पता चलता है, उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी होती है। तो क्वेश्चन अगर कभी आएगा निम्नलिखित में से उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन से हैं कौन से नहीं है, आप इजीली ऑप्शन में बता दोगे कि साहित्यिक स्रोत तो है ही हैं, ऋग्वेद में कुछ बहुत जानकारी मिलती है, भले बहुत न्यून मात्रा में मिले, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसके अलावा महाभारत में क्या है बच्चों, अलग अलग पर्व हैं, ठीक है। उन पर्वों में उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी दी गई है। इसी प्रकार से नोट बनाओगे, ठीक है। जैसे कुछ जानकारी आपको आदि पर्वों में मिलती है, इसी प्रकार कुछ जानकारी आपको सभा पर्वों में मिलती है, सभा पर्वों में, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ जानकारी आपको मिलती है उपायन पर्व व वन पर्व में। किसमें, उपायन पर्व व वन पर्व में, ठीक है। क्या लिखोगे, उपायन पर्व प्लस वन पर्व। इसमें भी आपको क्या मिलती है, उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आप ये याद रखना, यहीं पे से अगर उसका दिमाग मतलब खिसक गया एग्जामिनर का, वो यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के लिए महाभारत में इनमें से कौन सा है एक उपयुक्त साधन नहीं है, या कुछ, या किन से जानकारी मिलती है। तो आदि पर्व से मिलती है, सभा पर्व से मिलती है, उपायन पर्व से मिलती है, वन पर्व से मिलती है। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि इसके अंदर हमारा उत्तराखंड का पता चलता है नहीं। अब इसके अंदर भी सब पार्ट है, जैसे आदि पर्व में एक शकुंतलोपाख्यान है, यानी शकुंतलापाख्यान है, शकुंतलोपाख्यान बोलते हैं, ठीक है। शकुंतलोपाख्यान यानी इसका वर्णन किया गया है आदि पर्व के अंदर, इसका पता चलता है। इसी प्रकार से एक है दिग्विजय पर्व, सभा पर्व के अंदर दूसरी चीज आती है दिग्विजय पर्व, इससे जानकारी मिलती है। और ये दो जो है उपायन पर्व और वन पर्व, इसके अंदर है तीर्थ यात्रा पर्व। क्या है, तीर्थ यात्रा पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व, यानी
कहीं ना कहीं आपको उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के लिए महाभारत। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे होगा, बच्चों को पेपर में कुछ थोड़ा आता है, पेपर में तो आपने बना दिया डायग्राम, आपको तो सीधे सीधे 4 विकल्प देखेंगे ना, तो ये डायग्राम याद नहीं होगा क्या आपको भले ही सीधे याद हो लेकिन डायग्राम तो पता चल जाएगा ना आपको कि हाँ इसमें ये चीजें हैं। तो जब ये नाम आपको पेपर में दिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से जानकारी मिलती है, महाभारत के आदि पर्व, सभा पर्व, उपायन पर्व, वन पर्व से जानकारी मिलती है। या डायरेक्ट ये लिखेगा या इसके अंदर के लिखेगा शकुंतलोपाख्यान, दिग्विजय पर्व और तीर्थ यात्रा पर्व, इनमें से कोई भी थे आप समझ जाओगे। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहां पहुंचे, महाभारत और ऋग्वेद के अलावा जब हम धीरे धीरे आगे को बढ़ते हैं तो मध्यकालीन साहित्य यानी मध्य उत्तराखंड के बारे में भी यहाँ कई चीजें ऐसी हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है। अभी हम सिर्फ साहित्यिक स्रोत पे गए हैं बच्चों। ठीक है, यानी हम क्या देख रहे हैं कि उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के लिए जो साहित्यिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो अब देखिए ये साहित्य ही चल रहा है आपका। पहला आपने ऋग्वेद पढ़ा, उसके बाद आपने महाभारत में कह दिया कि हाँ उत्तराखंड की जानकारी मिलती है, उत्तराखंड के इतिहास के, उत्तराखंड के बारे में। तो तीसरा जो आता है एक है अल्लाटनाथ सूरी का एक ग्रंथ है, लिखो थर्ड लिखो अल्लाटनाथ सूरी का संस्कृत निर्णयार्थ यानी संस्कृत निर्णयार्थ यानी संस्कृत सूरी का संस्कृत निर्णयामृत ये है, यानी संस्कृत निर्णयामृत। इससे भी आपको उत्तराखंड के इतिहास की थोड़ा बहुत पता चलता है, यानी मध्यकालीन उत्तराखंड में एक राजवंश हुआ था, उसके बारे में कुछ बहुत इसकी जानकारी मिलती है। किससे? संस्कृत निर्णयामृत से। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है, दो आपने नाम सुने होंगे, केदारखंड और मानसखंड। केदारखंड यानी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हाँ भाई इनसे उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है, केदारखंड व मानसखंड। इससे भी आपको क्या मिलती है? उत्तराखंड। अब मैं बता रहा क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन सिर्फ ये है इनमें से कौन सा स्रोत उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के है या नहीं है। इस तरीके से आपसे अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन पूछने वाला है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो केदारखंड व मानसखंड भी उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी हल्की फुल्की देते हैं। इसके बाद आपने सुना होगा बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध पाली साहित्य। लिखो बौद्ध साहित्य का मतलब जो पाली भाषा में जो साहित्य मिलते हैं बौद्ध के, वो भी उत्तराखंड की जानकारी देते हैं। और याद रखना पाली साहित्य में इस क्षेत्र को हिमवंत नाम कहा गया है। ये क्वेश्चन आता है, लिखो पाली साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? हिमवंत कहा गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहां गलत मत करना। तो कभी अगर क्वेश्चन आएगा बौद्ध पाली साहित्य या पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए जिस नाम का प्रयोग हुआ है वो हुआ है हिमवंत, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के इतिहास के साहित्यिक स्रोत के अंदर बौद्ध पाली साहित्य का भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। ठीक है, इसी प्रकार से एक पाणिनि जी का नाम सुना होगा, उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। अगर कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा पाणिनि द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अष्टाध्यायी। ठीक है, तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है कहेगा? पाणिनि। और ये अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत का एक व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ। ये जितने भी नाम लिखाए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत भी भले ही जानकारी देते हैं, लेकिन जानकारी देते हैं। तो दो तरीके से यहाँ क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि। या आपके उत्तराखंड के इतिहास की कुछ जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी अष्टाध्यायी से भी आपको क्या पता चल जाता है? इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो आता है बच्चों, आपने महाकवि कालिदास का नाम सुना होगा। उनकी दो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, एक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलन, दूसरे का है मेघदूत। ये दोनों ही जो ऐसी किताबें हैं, जब गुप्त वंश था उस समय उस समय का जो इतिहास था गुप्त काल का यानी गुप्त वंश के समय पे, उस समय उत्तराखंड यानी गढ़वाल देश के इतिहास के बारे में या उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थिति या उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ बहुत जानकारी आपको ये भी देती हैं। ठीक है, अगला क्या लिखना है आपको? महाकवि कालिदास द्वारा रचित, महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम प्लस मेघदूत,
ये भी अपने आप में क्या है, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में कुछ बहुत जानकारी देते हैं। तो ये किसने लिखे हैं ये भी पता चल जाएगा, और ये जानकारी देते हैं ये भी पता चल जाएगा। अब मेन चीज आती है कि सर ये बता दीजिए इसके बारे में क्वेश्चन क्या आ सकता है। हो सकता है कभी ये क्वेश्चन पूछ दे, गुप्त काल में गणदेश के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक भूगोल की जानकारी किससे मिलती है। तो इसके ब्रैकेट में लिखो, यानी जब गुप्त काल था, इंडिया में गुप्त वंश शासन कर रहा था, गुप्त काल में गणदेश मतलब गढ़वाल वगैरह का इलाका, ठीक है, कि भौगोलिक प्लस सांस्कृतिक जानकारी इनसे मिलती है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं एक प्रकार का सोर्स हो गया। किसने लिखी है ये भी पता चल गया आपको, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है एक बहुत फेमस है, एक केदारखंड का जो नाम है, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र के लिए पहले केदारखंड शब्द यूज किया गया था, केदारखंड प्लस स्त्री देश, ऐसे ही लिखना, केदारखंड प्लस स्त्री देश पर ललितादित्य, क्या लिखोगे, ललितादित्य द्वारा आक्रमण का उल्लेख कहाँ मिलता है। केदारखंड प्लस स्त्री देश पर ललितादित्य ये कश्मीर का शासक था, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो कश्मीर का शासक, ठीक है, द्वारा आक्रमण का उल्लेख ये मिलता है बच्चों राजतरंगिणी में, और ये राजतरंगिणी लिखी है, ब्रैकेट में लिखो कल्हण द्वारा रचित है, और ये कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है, ठीक है। यहाँ पे लिखो कश्मीर इतिहास पर लिख दो। दोनों देखो जीएस का क्वेश्चन भी बन गया आपका। राजतरंगिणी किसने लिखी है, कल्हण द्वारा। राजतरंगिणी में किसकी जानकारी मिलती है, कश्मीर। उसी राजतरंगिणी में ये पता चलता है कि कश्मीर का एक शासक था ललितादित्य, जिसके द्वारा केदारखंड व स्त्री देश पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है या जानकारी मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे, हाँ भाई महाकवि कालिदास द्वारा रचित और केदारखंड और स्त्री देश पर ललितादित्य द्वारा जो आक्रमण होता है उससे भी, यानी राजतरंगिणी भी उत्तराखंड के इतिहास का कुछ बहुत हिस्सा अपने आप में प्रयोग करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजतरंगिणी का भी क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि इनमें से कौन सा उत्तराखंड के इतिहास का एक स्रोत है या नहीं है। तो राजतरंगिणी अगर ऑप्शन दिया होगा तो उसको टिक मार के आना, ठीक है, कहीं ना कहीं जानकारी देता है। इसके अलावा कालिदास की रचनाएं भी देती हैं। इसके बाद जो आता है साहित्यिक स्रोत में, बहुत प्राचीन स्रोत ना आके हम गढ़वाल वंश, यानी जब गढ़वाल वंश यहाँ पर शासन कर रहा था, पवार वंश जब शासन कर रहा था, उनके टाइम पीरियड में कई चीजें लिखी गई। उन्हीं के क्रम में एक आपने सुना होगा मानोदय काव्य। अगर कभी पूछेगा कि मानोदय काव्य किसके द्वारा लिखी गई है, आपका सीधा सीधा आंसर हो जाना चाहिए कवि भरत। ये भी हमारा जानकारी का स्रोत हो जाएगा। इसी प्रकार एक है रामायण प्रदीप, ये पेपर में आते हैं बच्चों, ठीक है, प्रदीप, ये जो लिखी गई है मेधाकर शर्मा के द्वारा लिखी गई। मैं बाद में जब आपको पवार वंश पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ हम ऐसे देख रहे हैं कि हाँ जानकारी इनसे भी हमें यहाँ के इतिहास की मिलती है। इसके अलावा एक सभासार बहुत फेमस पुस्तक है, सभासार, ये किसके द्वारा लिखी गई है, महाराजा सुदर्शन शाह के द्वारा लिखा गया है। इसके ब्रैकेट में लिखो गणनरेश वंशावली का इससे पता चलता है, ठीक है, गणनरेश वंशावली का पता चलता है। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कि गणनरेश वंशावली का पता इनमें से किस एक स्रोत से चलता है, ऑप्शन आ गया मानोदय काव्य, रामायण प्रदीप, सभासार, तो आपको पता चल जाएगा सुदर्शन शाह की सभासार से गणनरेश वंशावली का आपको क्या चलता है, पता चलता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक वास्तु शिरोमणि है जो उस समय की वास्तुकला से यहाँ पे अवगत कराता है, ये लिखी है वास्तु शिरोमणि। इसको लिखा गया है बच्चों किसके द्वारा, ये लिखा गया कवि शंकर के द्वारा, जो कि किसके समय थे, श्याम शाह कवि शंकर, ब्रैकेट में लिखो श्याम शाह के समय। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये कौन है, मतलब ये मैं सिर्फ अभी हम इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं कि हाँ इन स्रोत से हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे, इधर पहुँच जाएंगे इनके टाइम पे, तब आपको बहुत ईजिली क्या आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये साहित्यिक इनके अपने आप में स्रोत माने जाते हैं। अगला है इसी प्रकार से एक पुस्तक फतेह प्रकाश है, जो कि रतन कवि के द्वारा लिखी गई है, उस समय भी बहुत फेमस, फतेह प्रकाश, ये लिखी गई है बच्चों रतन कवि के द्वारा। यहीं पर इनको याद कर जाना, यहीं पर आपका काम बन जाना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि 2 क्लासेस पढ़ लें तो हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली। फतेह प्रकाश रतन कवि द्वारा, जो कि फतेहपति शाह के शासनकाल की जानकारी देता है।
शाह के स्वर्ण शासनकाल की जानकारी यानी शासन की जानकारी मिलती है, ठीक है, शासन की जानकारी मिलती है। आपको तो सिर्फ ये पढ़ना है कि किसने वो लिखी है हमारा, ताकि किसने लिखी है से क्वेश्चन भी बन जाए और हमें ये भी पता चल जाए कि हाँ कहीं ना कहीं इनसे हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से दो बहुत फेमस पुस्तक हैं, नाटक हैं दो, एक गढ़ राजवंश नाम से सुना होगा, एक इसी प्रकार से गणिका नाटक सुना होगा मौला राम की, जो इसी के टाइम पीरियड की जानकारी देता है। अगला लिखो, गणराजवंश काव्य, गणराजवंश काव्य प्लस गणिका नाम का नाटक, गणिका नाटक, ये भी क्या देती है, जानकारी देती है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, मौला राम के द्वारा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गणिका नाटक किसने लिखा है, मौला राम के द्वारा लिखा गया। गणराजवंश काव्य भी किसका है, मौला राम का है। तो जो गणिका नाटक है उसके बारे में आप लोग सुनना देखना। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गणिका नाटक किसने लिखा या गणराजवंश काव्य किसके द्वारा लिखी गई है। ये ऐसे भी पूछ सकता है जब पवार राजा प्रद्युम्न शाह शासन कर रहा था, वो तो बात की बात है, कब हम जब पढ़ेंगे, ठीक है। प्रद्युम्न शाह के शासन के समय ग्रह षड्यंत्र, ग्रह षड्यंत्र की जानकारी, यानी कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि जब प्रद्युम्न शाह शासन कर रहा था उसके समय जो ग्रह षड्यंत्र हुए थे, जो कलह हुआ था, उसकी जानकारी का स्रोत क्या है, तब आपका आंसर सीधा सीधा होना चाहिए गणिका नाटक, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, मौला राम के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ये आना चाहिए आपको। इसी तरीके से एक टिहरी के बारे में हल्की सी जानकारी देता है, उसका नाम है, लिखो इसी तरीके से, गुलदस्त तवारीख ए को, गुलदस्त तवारीख ई को, ये लिखी गई है बच्चों किसके द्वारा, मियाँ प्रेम सिंह के द्वारा, मियाँ प्रेम सिंह। और ये जो जानकारी देता है ये किसकी जानकारी देता है, टिहरी की जानकारी देता है, यानी टिहरी के शासन के बारे में हल्का फुल्का बताता है। बस हमें ये देखना है, दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ कवर हो रहे हैं, एक तो हमें सीधे फैक्ट पता चल जा रहा है और दूसरा हमें ये पता चल जा रहा है कि हाँ ये अपने आप में जानकारी का एक स्रोत है, और जब तक आपको किसी चीज की जानकारी का स्रोत पता नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत के अंदर सोच लीजिए कितनी जानकारी आपको पता चल गई। इसके अलावा कभी कभी आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछता है कि जो जहांगीर नामा है या बाबर नामा है, इस प्रकार का भी, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका चंद्रवंश या इनके समय के शासन के बारे में हल्का फुल्का जानकारी मिलती है, यानी कहीं ना कहीं मुगल साहित्य भी इसके स्रोत हो सकते हैं। तो नोट करके लिखो, नोट, कुछ मात्रा में मुगल साहित्य भी जानकारी देते हैं, ठीक है, जानकारी देते हैं, लिख देना है, ठीक है। ये था आपका साहित्य वाला पोर्शन, यानी इतना साहित्य आपका बेसिकली यहाँ के बारे में जानकारी देता है। अब इसी प्रकार से जैसे ही आपने साहित्य वाला पढ़ा, सेकंड जो चीज होती है बच्चों वो होती है अपने आप में लोक साहित्य, यानी वो भी साहित्य ही है लेकिन लोक साहित्य है। और साहित्य और लोक साहित्य में क्या अंतर है, लोक साहित्य में क्या होगा आपका, जैसे साहित्य तो आपका एक मतलब ऑल लेवल पे, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे या बड़े भाग पे अगर उसकी मान्यता है, लोक साहित्य स्थानीय चीजें होती है, यानी उसी इलाके की लोकल लेवल पे हो सकता है कि उसकी प्रमाणिकता है नहीं है, उसको लिपिबद्ध किया है नहीं किया है, बट लोक साहित्य भी कहीं ना कहीं हमें किस चीज़ की जानकारी देते हैं, उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी देते हैं। और इसी क्रम में लोक साहित्य में 3 टर्मिनोलॉजी बहुत फेमस हैं। एक को बोला जाता है पवाड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें सॉरी, दूसरे को बोला जाता है भड़ौ, और तीसरे को बोला जाता है जागर। कभी क्वेश्चन पूछेगा पवाड़ा या भड़ो क्या है, लोक साहित्य या लोक गाथा कर दो इसके ब्रैकेट में, लोक गाथाएं हैं, ठीक है, या लोक साहित्य हैं, जो भी है क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। या जागर अपने आप में साहित्य है लेकिन, ठीक है, जागर जो है भगवानों के लिए होती थी, यानी लोक गाथाएं हैं अपने आप में, ये भी इस टाइप की लोक साहित्य के अंदर आती है। तो ये भी अपने आप में कुछ बहुत यहाँ के इतिहास की जानकारी देते हैं। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि पवाड़ा और भड़ो अपने आप में क्या है। इसके अलावा बच्चों एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि समय समय पर विदेशी यात्री यहाँ आए, उनके द्वारा भी कुछ ना कुछ साहित्य वगैरह यहाँ पे लिखा गया। तो विदेशी ऐसे लिखोगे, अगला जो मतलब इसी साहित्य के अंदर, ठीक है, विदेशी यात्रियों का वर्णन या यात्रा वृत्तांत, ठीक है, जो हमारे उत्तराखंड के इतिहास के लिए कुछ बहुत मात्रा में क्या है, स्रोत हैं। तो इसी विदेशी यात्राओं के वर्णन के क्रम में आपको ये पता होना चाहिए, एक चीनी यात्री था, पहला लिखो,
पहला लिखो चीनी यात्री युआन चार्ट, युआन चार्ट, चीनी यात्री युआन चार्ट, इसका यात्रा वृत्तांत का नाम है सी यू की। चीनी यात्री युआन चार्ट के यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा का वर्णन, यात्रा वृत्तांत, उसका नाम है सी यू की। क्या लिखोगे? सी यू की, सी यू की। इससे भी हमें क्या मिलता है? उत्तराखंड के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। और इस सी यू की में इसने 2-3 जगह अपने आप में क्या कर रखा है, यहाँ का नाम मेंशन कर रखा है, जिसके अंतर शत्रुघ्न राज्य, गोविशाण, ब्रह्मपुत्र ये सब आते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखोगे? शत्रुघ्न राज्य, गोविशाण राज्य, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र व सुवर्ण गोत्र। ठीक है, क्या क्या लिखोगे? ब्रह्मपुत्र व सुवर्ण गोत्र, ब्रह्मपुत्र व सुवर्ण गोत्र, ये नाम आपके इसने मेंशन कर रखे हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन देखना कभी आ गया कि चीनी यात्री युआन चार्ट द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत सी यू की में किन स्थानों का वर्णन किया गया है? शत्रुघ्न राज्य, गोविशाण, ब्रह्मपुर और सुवर्ण गोत्र। ठीक है, ये प्राचीन नाम हुआ करते थे, जैसे गोविशाण काशीपुर का इलाका है, काशीपुर वगैरह के इलाके हैं इस समय। तो आपको सिर्फ यही नाम उसने क्या कर रखे होंगे, पेपर में मेंशन कर रखे होंगे, तो आपको ये पता यहाँ से इजिली चल जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रम पे जैसे मैंने चीनी यात्री बताया ना बच्चों, यूरोपीय यात्री भी भारत यहाँ आए थे, यूरोपीय यात्री। तो इसका क्रम लिख लीजिए आप लोग, इनके द्वारा भी कुछ ना कुछ यहाँ पे जानकारी इनसे भी मिलती है, तो इनकी सीरीज लिख लीजिए। जैसे एक था अंतोनियो दे अंद्रेदो, अंतोनियो पादरी था, ठीक है, पुर्तगाली था, अंतोनियो दे अंद्रोदे, अंतोनियो दे अंद्रोदे, ये बच्चों आया था, कहाँ पर आया था? ये श्रीनगर में आया था, श्याम शाह के काल पे। ठीक है, इसके आगे लिखो श्याम शाह के काल में, श्याम शाह के काल में श्रीनगर आया था। ठीक है, कहाँ आया था? श्रीनगर आया था। तो अंतोनियो दे अंद्रोदे एक पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाली पादरी लिख दो, ब्रैकेट में इसके लिख दो पुर्तगाली पादरी, पुर्तगाली पादरी थे। ठीक है, क्या पता कभी क्वेश्चन पूछेगा ना कौन सा पुर्तगाली पादरी श्याम शाह के समय श्रीनगर में आया था, तो अंतोनियो दे अंद्रेदो। इसके यात्रा वर्णन से भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ जानकारी उठा लेते हैं यहाँ के इतिहास की। इसके अलावा जो यहाँ पर आए थे विदेशी यात्री मैंने बताया था, मैं ऊपर यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, अंतोनियो दे अंद्रेदो के बाद जो क्रम लिखा है आपने वो कैसे लिखना है, देखो कौन कौन यहाँ पर आए थे। एक आया था भाई साहब मनुची, आप सिर्फ ये लिखना कि हाँ ये आए थे, बाकी कुछ नहीं करना है आपने। एक आए थे बर्नियर साहब, एक आए थे फिंच साहब। ठीक है, इसी प्रकार से एक आए थे फोस्टर, क्या लिखोगे? एक आया था हार्डविक, हार्डविक, और एक आया था रैपर, रैपर, और एक आया था मूरक्राफ्ट। अब ये भी पता चल जाएगा आपको कि उत्तराखंड की यात्रा में आए थे। एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। दूसरा, इनके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम इनकी क्लास में, यानी जहां पर इनका वर्णन किया गया है वहां हम लोग अपने इतिहास को लेके चलेंगे। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों का वर्णन भी बहुत हद तक सफल कारगर होता है। तो सोचो साहित्यिक वर्णन के अंदर कितना बड़ा पोर्शन है जो कि उत्तराखंड के इतिहास का आपको क्या देता है, स्रोत देता है, यानी जानकारी का एक सोर्स बन जाता है। इसके बाद सेकंड आता है बच्चों, साहित्य के बाद जो सेकंड लिखोगे वो लिखोगे पुरातत्वीय स्रोत, पुरातत्वी, यानी जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले के समय में जब मानव की गतिविधियां नहीं थी उससे पहले भी तो कोई ना कोई रहता होगा, हालांकि उसका इतिहास का वर्णन हमें पता नहीं, उसके इतिहास के बारे में हमें बहुत जानकारी है नहीं। तो पुरातत्वीय स्रोत के अंदर क्या क्या आते हैं, देखो 3 चीजें आपको फटाफट अपने इसी डायग्राम में लिखना होगा, फ्लो चार्ट में बनाना होगा। पहला आता है बच्चों प्रागैतिहासिक, जिस समय इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी, लिखित सोर्स नहीं था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, इसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक स्रोत। ऐसी फ्लो चार्ट बना देना है। ठीक है, ऐतिहासिक सोर्स, ये 3 सोर्स आते हैं। प्रागैतिहासिक काल में आपको क्या मिलेंगे, जब इंसान पाषाण उपकरण का प्रयोग करता था, यानी पत्थरों से बनाए गए हथियार या औजारों का प्रयोग करता था, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर उत्तराखंड में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, जैसे पाषाण उपकरण। पाषाण उपकरण कहाँ कहाँ मिले हैं पूछेगा, कालसी के पास, श्रीनगर के पास, और
पश्चिमी रामगंगा, यानी रामगंगा जो घाटी है वेस्टर्न वाली जो है, यानी जो ये मतलब पौड़ी वगैरह के इलाके से, दूधातोली से, इन जगहों पे पाषाण उपकरण मिले हैं जो कि प्रागैतिहासिक कालीन है। ठीक है, इसी प्रकार से पाषाण उपकरण के अलावा दूसरा सोर्स हो सकता है शैलाश्रय। शैलाश्रय मतलब जिनको आप स्थानीय भाषा में उडियार बोलते हैं, यानी मानव क्या करता था, पत्थरों को काट के गुफा टाइप की बना के वहाँ रहता था और वहाँ अपने चित्रकारी वगैरह भी करता था। इसके क्रम में आपके दो नाम बहुत फेमस हैं, आप जानते होंगे। एक का नाम है लखू उडियार। क्या है एक का नाम? लखू उडियार। ठीक है, लखू उडियार, ये है ब्रैकेट में लिखो अल्मोड़ा में। कहाँ लिखोगे? अल्मोड़ा में। इसी प्रकार से है गोरख्या उडियार। गोरख्या उडियार ये कहाँ है? चमोली में। यानी ये सब के सब उत्तराखंड के इतिहास के कैसे सोर्स हैं पूछेगा, ये है प्रागैतिहासिक कालीन सोर्स। ठीक है, और प्रागैतिहासिक कालीन में पाषाण वाषाण का ही काम होता था, बहुत ज़्यादा जानकारी दी थी। ये इन गुफाओं पे रह के चित्रकारी वगैरह करते, तो शैलाश्रय उडियार इन स्थानों से यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तीसरा जो सोर्स था बच्चों वो कपमार्क्स था। शैलाश्रय के बाद थर्ड लिख लो, इस स्थान पे दिख रहा नहीं दिख रहा आपको, मैं ऊपर लिख देता हूँ प्रागैतिहासिक काल में, शायद आपको यहाँ पर दिख जाए। ठीक है, थर्ड आप लोग क्या लिखोगे? कपमार्क्स। ओखर टाइप के होते थे। ठीक है, कपमार्क्स बनाता था इंसान। तो ये तीन सोर्स होगी। तो उत्तराखंड में कभी क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड इतिहास के पुरातात्विक स्रोत के अंदर आप किस किस को शामिल करोगे, तो सीधे सीधा आपका आंसर होना चाहिए प्रागैतिहासिक के अंदर एक तो पाषाण उपकरण जो कि इन स्थानों से मिले हैं, शैलाश्रय जो यहाँ से मिले हैं, और कपमार्क्स जो इन स्थानों से मिले हैं। इसी प्रकार से सेकेंड जो सोर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं बच्चों आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, यानी जब ये पत्थर वत्थर से थोड़ा आगे बढ़ चुके थे, लोहा और तांबा जैसी चीजें इनको धातु मिल चुकी थी, थोड़ा मानव जीवन बसने लग गया था, तो उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ताम्र प्लस लौह उपकरण। ताम्र प्लस लौह उपकरण मिल गया था इंसान को यहाँ। ठीक है, इस सोर्स में। और ताम्र प्लस लौह उपकरण, अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा ध्यान रखना, इसके अंतर आपको दूसरी चीज मिलती है, एक चित्रित धूसर मृदभांड, एक सवागार। एक इसमें लिखो चित्रित धूसर, मतलब मृद भांड, मिट्टी के बने हुए बर्तन जो कि चित्रित होते थे। ठीक है, मृद भांड। और थर्ड लिखो आप लोग क्या? सवागार। ये तीन सोर्स हैं, सवागार। तो अब कभी क्वेश्चन ये पूछेगा उत्तराखंड इतिहास के आद्य ऐतिहासिक स्रोत के अंदर या किसी भी आद्य ऐतिहासिक स्रोत के अंदर आप किन चीजों को शामिल करोगे, ये। जबकि पहले वाले में क्या था? प्रागैतिहासिक, उसमें शैलाश्रय थे, पाषाण उपकरण थे और कपमार्क्स। जबकि सवागार, चित्रित धूसर मृदभांड और ताम्र और लौह उपकरण आपका जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? आद्य ऐतिहासिक। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे, आप उस क्वेश्चन को गलत अब नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा, जैसे मैंने ताम्र कहा तो लिखो इसी के नीचे लिखना आप लोग। ठीक है, ताम्र मतलब ऐसा लिखो, ताम्र मानव कृति प्राप्त हुई है, कृति ये मिली है बनकोट से। ठीक है, ताम्र मानव कृति कहाँ मिली है? बनकोट से। जो किस काल की होगी फिर? तांबा है तो आद्य ऐतिहासिक काल की। ठीक है, इसी प्रकार से बहादुराबाद से भी मिली है, और बहादुराबाद के बनकोट और बहादुराबाद से भी, तो हरिद्वार के पास बहादुराबाद से भी। ठीक है, अब दूसरा सेकंड आता है आपका चित्रित धूसर मृदभांड। ये मिले हैं आपको कहाँ कहाँ? थापली और पुरोला से। तो सेकंड वाला लिखो, यहाँ पे लिख दो थापली, थापली के ब्रैकेट में टिहरी लिख देना है। ठीक है, टिहरी। और दूसरा ये जो लिखा आपने चित्रित धूसर भांड, इसके अंदर पुरोला उत्तरकाशी लिख देना, पुरोला उत्तरकाशी। इन इलाकों से हमारे जो प्राचीन अपने आप में आद्य ऐतिहासिक स्रोत है वो थापली और पुरोला से जो मिला है वो चित्रित धूसर मृदभांड है। और तीसरा मिला है बच्चों सवागार। सवागार मिला है मलारी और नैला और जैनल से। ठीक है, सवागार कहाँ से मिला है? मलारी गांव। और एक ये आपका नौला अल्मोड़ा जिला में। ठीक है, जैनल, यानी इसके ब्रैकेट में लिखो पश्चिमी रामगंगा के पास गंगा। ठीक है, इन नौला जनरल चौखुटिया मासी के आसपास पड़ता है। तो इन स्थानों से सवागार, तो इजीली आप लोग अब एग्जाम में कर जाओगे, ताम्र लौह उपकरण कहाँ मिले हैं, चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ है, सवागार कहाँ है, और कौन से स्रोत हैं अपने आप में इतिहास के आद्य ऐतिहासिक कालीन अपने आप में सोर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों थर्ड बचता है ऐतिहासिक स्रोत, यानी हिस्टोरिकल जो होता है, जहां से आपको स्पष्ट जानकारी मिलने लग जाती है इतिहास की विथ एविडेंस, यानी कहीं ना कहीं प्रमाण होगा। और यहीं से क्वेश्चन आपको ऐतिहासिक स्रोत के अंदर से लिखने हैं। जैसे क्या क्या हो सकते हैं? पुराभिलेख,
ये सब, ठीक है। पुरालेख यानी अभिलेख होगा, उसमें कुछ ना कुछ लिखा गया होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन से, यानी ये पुराभिलेख। सेकंड, मुद्राएं, ये सब ऐतिहासिक स्रोत है। कभी पूछेगा ऐतिहासिक स्रोत क्या हो सकती हैं, पुराभिलेख हो सकती हैं, मुद्राएं हो सकती हैं। तीसरा, स्मारक हो सकते हैं, स्मारक ऑब्लिक कलाकृतियां, स्मारक ऑब्लिक कलाकृतियां, ठीक है, कलाकृतियां, स्मारक ऑब्लिक कलाकृतियां। इसके बाद हो सकते हैं चित्र और रेखा चित्र और शासनादेश, ठीक है। थर्ड हो सकते हैं चित्र ऑब्लिक रेखा चित्र, और लास्ट हो सकते हैं शासनादेश, जो राजा क्या करता था, शासन देता था, या अभिलेख जिसको कह सकते हो, शासनादेश या लेख जिसको भी कहते हो, ठीक है। ये इस प्रकार से ऐतिहासिक सोर्स हो सकते हैं। अब यहीं से आपके उत्तराखंड के इतिहास में फैक्ट उठाए जाते हैं। तो मैं फैक्ट लिखा देता हूँ इन्हीं से, ठीक है, ऐतिहासिक वाले फैक्ट हैं वो। पहला फैक्ट लिखो, सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में सबसे प्राचीनतम अभिलेख लिखो, उत्तराखंड में सबसे प्राचीनतम अभिलेख, सबसे प्राचीनतम, सबसे ओल्ड, ठीक है, अभिलेख जो मिला है यहाँ, वो मिला है बच्चों कालसी से, अशोक का, अशोक का कालसी अभिलेख। कालसी कहाँ पड़ता है, देहरादून में पड़ता है। और किसका है अभिलेख है ये भी पता चल जाएगा, कभी पूछेगा कालसी अभिलेख का संबंध किससे है, अशोक से। और सबसे प्राचीन अभिलेख पूछेगा तो अशोक का कालसी अभिलेख। सेकंड क्वेश्चन लिखना है आपको, कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन स्रोत क्या है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, कार्तिकेय, ये सब आएगा, ठीक है, आपका आगे। कार्तिकेयपुर राजवंश का, वंश का एकमात्र स्रोत जिससे आपको जानकारी मिलती है वो है बच्चों ताम्र शासन। ताम्र शासन यानी तांबे वगैरह के जो इसके कॉइन वगैरह जो सब चीजें मिली हैं उससे पता चलता है। और ये मैंने आपको बताया भी था कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, पांडुकेश्वर, जोशीमठ के पास, ठीक है। उसके अलावा पांडुकेश्वर के अलावा क्या बताया था मैंने आपको, ध्यान होगा, ये बताया था कंडारा और बालेश्वर, ठीक है। कंडारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बालेश्वर आदि स्थानों से। कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना कि ये जो ताम्र शासन कहाँ से मिले हैं, ये कार्तिकेयपुर राजवंश के, तो पांडुकेश्वर, कंडारा और बालेश्वर से इसके मिले हैं। और सिर्फ कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी का स्रोत क्या है, ताम्र शासन यानी तांबे का जो ये प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कत्यूरी राजवंश का मूल नाम भी ज्ञात हमें इन्हीं से होता है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कत्यूरी राजवंश के मूल नाम का स्रोत, मूल नाम का स्रोत क्या है, यानी कत्यूरी जो राजवंश था यहाँ, वो सब बाद में आएगा, अभी हम खाली जानकारी पढ़ लें। उसकी मूल नाम का स्रोत जो है वो है कुलसारी मूर्ति लेख, ठीक है। कुलसारी मूर्ति लेख में इनका मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कुलसारी मूर्ति लेख। इससे पता चलता है कि कत्यूरियों का मूल नाम, राजवंश का जो मूल नाम है जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, अपने आप में कुलसारी मूर्ति लेख से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है फैक्ट के रूप में लिखना, शंख अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। शंख अभिलेख ये किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना, गोपेश्वर, बाड़ाहाट और कुकरेड़ा से। बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपेश्वर चमोली में, बाड़ाहाट उत्तरकाशी के इलाके में, और एक है कुकरेड़ा से, ठीक है। इन स्थानों से क्या मिले हैं बच्चों, शंख अभिलेख की प्राप्ति हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है अपना, जहां से उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है, अन्य अभिलेख लिख लो, अन्य बाहरी अभिलेख लिख लो, जो दूसरी जगह के अभिलेख हैं। क्या पता क्या क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लेंदी हो गई, लेकिन मैं मेरे को 2 ही क्लास मिलेंगे आपके, ये अभी फिलहाल सैटरडे संडे, इसीलिए मैं इसको यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। 5 मिनट की क्लास आपकी बची हुई है। अन्य बाहरी अभिलेख जिसमें यहाँ की जानकारी मिलती है, पहला लिखो भारहूत दानलेख। ये कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ना, उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के लिए इनमें से कौन से अभिलेख हैं, बाहरी का नाम दे देगा सब, भारहूत अभिलेख। ये है बच्चों भारहूत अभिलेख। इससे भी हम, अभिलेख क्या होता था, राजा महाराजा पहले संदेश देने के लिए मैसेज भेजते थे अपनी प्रजा तक, पुरोहितों तक, मंत्रियों तक, उसी को अभिलेख कहा जाता था, ठीक है। तो भारहूत अभिलेख है भिक्षुणी नागिला का, क्योंकि मोरगिरी की रानी थी। ये किसका है अगर पूछेगा, भिक्षुणी नागिला, भिक्षुणी नागिला का भारहूत अभिलेख उत्तराखंड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता है। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति, आपको पता है समुद्रगुप्त की, ये क्वेश्चन भी आता है आपका, प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछता है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, तो क्वेश्चन आंसर होना चाहिए आपका समुद्रगुप्त का, जिसको किसने लिखा है अपने आप में, हरिसेन ने, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति लिखो, ये किसका है, समुद्रगुप्त का, हाँ,
तो लिखा किसने है, ब्रैकेट में लिखो हरिसेन द्वारा रचित, मोस्ट इंपोर्टेंट है हरिसेन द्वारा रचित। कोई बात नहीं, थोड़ा लंबी क्लास है, 3 मिनट की क्लास और बच्चे देख लेना इसको, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति। इसके बाद बोधगया शिलालेख है सहणपाल का, बोधगया शिलालेख, ये है आपका सहणपाल का, ठीक है। किसका लिखोगे, सहणपाल का, क्योंकि ये टॉपिक आज ही एंड हो जाएगा तो फिर बार बार नहीं पढ़ाना पड़ेगा। सहणपाल का है तो कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के लिए जो बाहरी अभिलेख सम्मिलित हैं उनमें कौन कौन से हैं, भारूत अभिलेख में टिक मारियाना, प्रयाग प्रशस्ति में टिक मारिया, बोधगया शिलालेख में टिक मारियाना, किसका है भी कभी क्या पता पूछ दे, ठीक है। और अंतिम जो आता है वो आता है मुद्राएं, लिखो आता है मुद्राएं आता है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत भी हो गया आपका, मुद्राएं लास्ट आता है जिसको आप लोग कॉइन बोलते हैं, क्या बोलते हो, कॉइन, ठीक है। मुद्रा तक और भी है, लेकिन अब हमारा जो मतलब एग्जाम में आ सकता है वहां तक हम लोग देखेंगे मुद्राएं, इसको क्या बोला जाता है, कॉइन बोला जाता है, ठीक है। अब मुद्राओं में देखो किस किस के मिली है, जैसे कुलिंद की कभी क्वेश्चन पूछेगा, कुलिंद की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है, लिखो कुलिंद वंश की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ कहाँ से मिली हैं, ध्यान रखना काशीपुर, खटीमा, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा मुनि की रेती ऋषिकेश के पास, मुनि की रेती, और मोरध्वज कोटद्वार के पास, इन स्थानों से क्या मिली है, कुलिंद की स्वर्ण मुद्राएं, लिख दो कुलिंद की क्या मिली है, स्वर्ण मुद्राएं मिली है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। पवार वंश की भी कुछ मुद्राएं कुछ शासकों के मिली है, देखो कभी क्वेश्चन पूछेगा इनमें से किन पवार वंशों की स्वर्ण मुद्राएं, या खाली मुद्राएं प्राप्त हुई, स्वर्ण मत करना, पवार वंश के जिन शासकों की अभी तक मुद्राएं मिली है उनका नाम लिखो, लखनदेव, ठीक है, फतेहपति शाह, फतेहपति शाह। इसके अलावा क्या लिखोगे, प्रदीप शाह और सुदर्शन शाह, प्रदीप शाह व सुदर्शन शाह, इनसे इनकी भी क्या मिली है बच्चों अपने आप में स्वर्ण मुद्राएं, मतलब मुद्राएं मिली हैं पवार वंश के। ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जानकारी के स्रोत हैं। अब हमारे तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है ना कि किन किन की मुद्राएं पवार वंश से मिली या कुलिंद की मुद्राएं किस स्थान से मिली, आपको मैंने इजीली बता दिया, ठीक है, सुदर्शन शाह। इसके अलावा एक टर्मोलॉजी यूज होता है पहले के टाइम पे, जौ, जौ किस चीज के लिए यूज होता था प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास में, मुद्रा के लिए। कभी ये पूछेगा कि जौ शब्द का प्रयोग किस चीज के लिए हुआ है तो आप तुरंत बता देना मुद्रा के लिए इसका हुआ है। अगला इसी प्रकार से कुछ और नाम आपको मुद्रा के लिए यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं, उनका नाम आपने देखना है, ठीक है। इस सब के सब मुद्राओं के लिए प्रयोग हुए हैं, आप घबराना मत वहां पेपर में कि क्या ऐसे शब्द आगे। तो जो मुद्राओं के लिए हुए हैं, देखो अन्य नाम जो मुद्राओं के लिए प्रयोग हुए हैं, लिखो सवर्ण चूर्ण, ये भी मुद्रा के लिए प्रयोग हुआ है, सवर्ण शलाका, सवर्ण शलाका, ठीक है। इसके अलावा कौड़ियाँ, ये सब किस चीज़ के लिए प्रयोग होती हैं, मुद्रा के लिए प्रयोग हुई थी, ये मुद्रा के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है किसके लिए प्रयोग हुई है, मुद्रा के लिए हुई है। और अंतिम जो आते हैं आपकी वो आती हैं एक स्मारक व मतलब एक क्वेश्चन लिखो, अमूक भूति, इनमें से किस शासक की, इनमें से किस शासक की अठूढ़ निखात से, अठूढ़ निखात से स्वर्ण शलाका व रजत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, यानी किस शासक की अखूर्ण निखात से, एक जगह है वहां से स्वर्ण शलाका का प्लस रजत मुद्रा प्राप्त हुई है, तो लिखो अमोघ भूति एक शासक था, ठीक है। अभी मैं उत्तराखंड के इतिहास का सोर्स पढ़ा रहा हूँ बच्चों, जब ये पढ़ेंगे ना हम अब इसके चैप्टर, फिर इस सब के बारे में नाम आ जाएगा आपका। अठूढ़ निखात से स्वर्ण शलाका व रजत मुद्रा प्राप्त हुई है, अमोघ भूति की प्राप्त हुई है, याद रखना। और आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन लिखो, काष्ठ मंदिर शैली यानी यमुना प्रसाद शैली का संबंध किससे था, ये मंदिर निर्माण शैली थी, ठीक है। इससे भी बताइए, यमुना प्रसाद शैली, ये क्या है, काष्ठ यानी लकड़ी के मंदिर निर्माण शैली, ठीक है, काष्ठ मंदिर निर्माण शैली से संबंधित है, ठीक है, काष्ठ निर्माण मंदिर शैली से संबंधित है। और दो शब्द और लिखने आपने, एक शब्द का नाम है क्या, गढ़ अथवा कोट, ये किस चीज के लिए यूज होता था, गढ़ पहले, ठीक है, अथवा कोट ये होते थे गिरिद्वारों के लिए, यानी अपने आप में किस चीज के लिए, गिरि दुर्ग के लिए इसको प्रयोग किया गया। इसको क्या लिखोगे, गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग। देखिए इतनी लेंथी क्लास गई, से सैटरडे की क्लास थी। अब डिफरेंस क्या है,
पिछले बार की क्लासेज और इस बार की क्लासेज में देखो, पिछले बार जब मैंने उत्तराखंड इतिहास शुरू किया था तो 12, 13, 14, 15 मिनट से मैं तक पढ़ाता था, मैं उससे ऊपर नहीं पढ़ाता था। आज मैंने पहली ही क्लास आपकी 45 मिनट के समथिंग या 40 मिनट के आसपास पढ़ा दी है, तो वो 3 क्लास पढ़ाती। तो पहले मैं इतने में 2.5 क्लासेज होती थी, आज एक ही क्लास। तो एक तो जल्दी कवर हो जाएगा, दूसरा शायद ये टॉपिक मैंने कभी नहीं पढ़ाया होगा आपको इससे पहले उत्तराखंड के इतिहास में। तो आप अब क्या करोगे, इसको अच्छे से तैयार करना कि कौन कौन से स्रोत हैं, क्या क्या हैं, किन शासकों के, कई फैक्ट भी बन गए, ज्ञान भी मिल गया। हम प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज बहुत जल्दी इसको शुरू करने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।